कौन सी चल रही है? भूगोल, जियोग्राफी और चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पृथ्वी एक संसाधन है, उसके बारे में पढ़े थे, यानी भू संसाधन पढ़े थे नहीं? यस कमिन। तो अब हम लोगों को पढ़ना है जल संसाधन। तो जल के बारे में इंसान ऐसे भी बिना पढ़े हुए भी अगर दिमाग लगाए और सोचे तो समझ सकता है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ना? जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जल ना हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे और भी जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे चांद है, तो चांद पर जीवन की कल्पना क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे जल और वायु नहीं है ना। लेकिन अभी हम लोग जल पढ़ रहे हैं तो जल के बारे में चर्चा करेंगे कि जहाँ जल नहीं है वहाँ पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए कहने वाले ने कहा है कि जल ही जीवन है। किसी ने जो कहा है कि जल ही जीवन है तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि जल के बिना हमारा कोई काम ही नहीं। कोई काम क्या कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं जल के बगैर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या पढ़ना है जल के बारे में। जल यहाँ लिखा हुआ है जल ही जीवन है। ये तो समझ में आ गया कि जल ही जीवन है। जीवन की उत्पत्ति जो है वो जल से हुई है। कहने का मतलब विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो जीव पैदा हुआ वो कैसे पैदा हुआ? तो जल से ही पैदा हुआ था। मतलब जल के अंदर कुछ था, कुछ क्या, एक घास के बारे में कहा जा रहा है, उसी से जीव की उत्पत्ति हुई है। समझ में आई बात? तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से हुई है। अब इसके उपयोग और आवश्यकता पर बात कर लेते हैं। तो जल का तो बहुत सारा उपयोग है। यहाँ जो लिखा हुआ है देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे पेड़ पौधे, फसलों तथा जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है वो किससे है? जल से है। कहने का मतलब कि पेड़ पौधे हों या फसल है या जीव जंतु है, तो इस सब का अस्तित्व किस चीज़ से है? तो जल से है। जल के बिना इस सब की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न घरेलू कार्यों में इसका उपयोग। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? उपयोग और आवश्यकता पढ़ रहे हैं। जल का क्या उपयोग है और इसकी क्या आवश्यकता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो पेड़ पौधे में भी जल की आवश्यकता होती है, फसलों को भी जल की आवश्यकता है, और यहाँ हम लोग उपयोग भी करते हैं इसका। जीव जंतुओं को भी जल की आवश्यकता है और जीव जंतु जो है वो जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न घरेलू कार्यों में। तो घर वाला जो काम है इसमें आदमी न भी पढ़े तो भी अगर उससे पूछा जाए कि जल का क्या क्या काम है, तो घर में कौन कौन सा काम होता है वो तो सब बता देगा ना कि घर में क्या काम है जल का। नहाना, धोना, खाना बनाना वगैरह ये सब जो है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न घरेलू कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। जैसे नहाने में उपयोग होता है, धोने में उपयोग होता है और खाना बनाने में उपयोग होता है। इसका जल का उपयोग कल कारखानों में भी होता है। जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, जो कल कारखाने लगे हुए हैं, उनमें भी जल का उपयोग होता है। बिना जल के उपयोग के वहाँ भी काम नहीं चलता है। इसलिए इस तरह हम कह सकते हैं कि जल जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अब आगे देख लेते हैं कि ये कितना, उपलब्धता के आधार पे कितना हमारे पास जल है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं। अगर मान लो कि 100% जल को हम मान लेते हैं कि जल 100% है, तो कितना हमारे यूज़ का है और कितना हमारे यूज़ का नहीं है। मतलब बुनियादी ज़रूरतों में। चलो आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। देखो, जैसे अगर मान लें कि हमारे पास कितना है, 100% जल है, तो 100% जल में 96.5% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। 100% का अगर हमारे पास अगर हमारे पास 100 लीटर, जैसे देखो अगर हमारे पास 100 लीटर जल है तो उसमें से 96.5 लीटर जल जो है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी नहीं करता है। बुनियादी ज़रूरतों का मतलब हुआ कि हम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, हाँ, उसमें जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, पीने में, खाना बनाने वगैरह में, कपड़े वगैरह धोने में इस्तेमाल कर, हालांकि कपड़े वगैरह धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। किस जल से? तो महासागर के जल से।
और 96.5% जल जो है वो महासागर में पाया जाता है। और महासागर में जो जल पाया जाता है वो कैसा होता है? खारा जल होता है, उसको हम खारा जल बोलते हैं। और उसके बाद 2.5% जल ऐसा है, ये इस 100% में 96.5% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। उसके अलावा मीठा जल, यानी 2.5% ही जल मीठा जल है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में। तो उसमें देखिए, अब इस 2.5% जो है, तो इस 2.5% को हम मान लेते हैं कि 2.5 लीटर जल है। कितना? 100 लीटर में से 2.5 लीटर जल है जो मीठा जल है। तो इस 2.5 लीटर जल का 70% जो है वो बर्फ़ है। 2.5% मीठा जल है, टोटल 100% जल है, जिसमें से 96.5% जो है वो समुद्र में पाया जाता है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। और 2.5% है जो जो मीठा जल है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तुम लोग बोलो तब ना पढ़ाने में मन लगेगा। क्या? 96.5% है जी। एक कम हो रहा है। हाँ, वो बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो जो ये है, क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मीठा जल है वो कितना है? 2.5%। तो 2.5% यानी कि 2.5 लीटर अगर हम मान लेते हैं, 100 लीटर अगर जल है, पूरी दुनिया में 100 लीटर अगर जल है हम मान लेते हैं, तो उसमें से 2.5 लीटर जल ऐसा है जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन उस 2.5 लीटर में भी 2.5 लीटर का 70% जल जो है वो बर्फ़ है। क्या है? बर्फ़ है। और वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ जो बर्फ़ ज़्यादा होता है वहाँ, जैसे अंटार्कटिका वगैरह हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, हिमालय वगैरह हो गया, इन सब पर पाया जाता है ये बर्फ़। तो ये कितना, यानी 2.5 लीटर अगर मान लेते हैं कि 100 लीटर जल है पूरी दुनिया में, तो 2.5 लीटर जो है क्या? मीठा जल है। और इस 2.5 लीटर का 70% बर्फ़ है, और वो सब यहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बचता है 30%। 2.5 लीटर का अगर हम ले लेते हैं 30%, तो ये जल कहाँ पाया जाता है? तो ये जल पाया जाता है नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, या भूमिगत जल जो हमारे लिए उपयोगी जल है। इतना समझ में आ गया जल के बारे में। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें और जान जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट कि वर्षा जल जो है वो क्या होता है? मीठा होता है। वर्षा का जल मीठा होता है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। वर्षा का जल डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। आज से बहुत साल पहले, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले अगर वर्षा का जल लोग पी लेता तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने अपने एटमॉस्फेयर को इतना गंदा कर दिया है, इतना प्रदूषित कर दिया है कि वो प्रदूषण वो वर्षा जल में मिल जाता है, यानी वो बादल में चला जाता है, और वो जो वर्षा होती है तो वो प्रदूषित जल होता है, पूरी तरह से क्योर जल नहीं होता है। उस जल को हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल जो है वो होता है मीठा, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं पीना चाहिए। अब उसके आगे देखते हैं कि कुल वर्षा, पूरी दुनिया में जो जितनी वर्षा होती है उसका 4% भारत में ही होता है। भारत में होता है। पूरी दुनिया में जितनी वर्षा होती है, मान लो कि पूरी दुनिया में 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो अकेले भारत में कितना होता है? 4 सेंटीमीटर वर्षा अकेले भारत में होगी। अगर 100% वर्षा हो रही है तो 4% अकेले कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। ठीक है, लेकिन विशाल जनसंख्या होने के कारण, इंडिया यानी भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस जनसंख्या विशाल होने के कारण प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति, यानी प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति जो पानी उसके हिस्से में आता है वर्षा का, वो उसके आधार पर जो इंडिया है वो 133वें स्थान पे है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि विशाल जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जल की दृष्टि से भारत 133वें स्थान पर है। कहने का मतलब कि वर्षा जो है, अगर 200 देश है, 200 देश है, हाँ, तो 200 देश में
100% अगर वर्षा होती है, पूरी दुनिया में 200 देश मान लेते हैं कि 200 देश है और 100% मान लेते हैं कि वर्षा हो रही है, तो 100% में से 4% केवल भारत में वर्षा हो रही है, तो बहुत वर्षा हो रही है ना उस हिसाब से। लेकिन जनसंख्या इसकी इतनी ज़्यादा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता, यानी जल की उपलब्धता जो है उसके आधार पे अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है वो 133वें स्थान पर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर आगे देखते हैं कि वर्षा से प्रति वर्ष कितना जल एकत्र हो जाता है, मतलब पूरे इंडिया में वर्षा जो होती है तो उससे कितना जल जो है वो एकत्र हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा से प्रति वर्ष 1900 किलोमीटर स्क्वायर जल विभिन्न स्रोतों में एकत्र हो जाता है। हाँ, इकट्ठा हो जाता है, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, उस सब में जो इकट्ठा हो जाता है, तो कितना इकट्ठा हो जाता है 1900 किलोमीटर स्क्वायर जल प्रति वर्ष। ठीक है, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। 2025 तक विश्व के अनेक देशों में जल का अभाव होगा। अभी कितना चल रहा है 2023, 2 साल के बाद की बात है, और उसकी झलक इस साल देखने को मिल गई। अपने पूरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जल का अभाव न हुआ हो। अपना गांव ही देख लो, हम लोग अपने गांव से ही समझते हैं। अपना गांव छोड़ो, हमारे घर से देख लो और हमारे मोहल्ले को देख लो। उस मोहल्ले में सिर्फ 1 या 2 या मेरे ख्याल से 3 ऐसा चापाकल है जो चालू था। चालू हालत का मतलब कि उसमें से पानी आ रहा था, लेकिन बाकी जितने जो घर थे सबके कल का वो हाल हो गया था कि कल में से पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि 2025 तक विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पानी का अभाव होगा, और कोई ठीक नहीं है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा, हाँ, तीसरा विश्व युद्ध, वो जल के लिए ही होगा, जो हम लोग उपयोग करते हैं उस जल के लिए, न कि समुद्र के जल के लिए। जो उपयोगी जल है उसके लिए, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। और अधिकांश जल जो हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें से अधिकांश जल कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध पर। और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग जान जाते हैं कि सागर जो है वो धनी होता है। 2-3 चीज़ में धनी होता है सागर। एक तो धनी होता है, सागर का जो जल होता है वो धनी होता है किस चीज़ में, किस चीज़ में बताओ, तुम लोग को बताए थे उस दिन, बोल बताओ ना तुम दोनों आदमी। इसका मतलब पढ़ा नहीं है जाके घर पे। जीव जंतु, जीव में, वनस्पति में और खनिज में। कहने का मतलब क्या हुआ कि सागर के अंदर जीव भी बहुत पाया जाता है, वनस्पतियाँ भी बहुत पाई जाती हैं, और उसके बाद खनिज भी बहुत पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सागर का जल जीव, वनस्पति और खनिज संसाधन में धनी होता है। ठीक है, और ये सब जानकारी कहाँ से दी जा रही है, तो इसका स्रोत है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2003। यहाँ से ये सब जानकारी दी जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे हम समझेंगे कि जल प्रदूषित हो गया हुआ है, कब कहा जाएगा, यानी कि कब कहा जाएगा कि जल प्रदूषित हो गया हुआ है। तो जल की गुणवत्ता में जब कमी आ जाती है, जल में भी गुण होता है, जैसे मिट्टी में हम लोग गुण पढ़े, मिट्टी के गुण, उसी तरह से जल में भी गुण होता है। तो जल की गुणवत्ता में जब कमी आ जाती है तब हम कहते हैं कि जल प्रदूषित हो गया। तो ये गुणवत्ता में कमी आती कैसे है, ये हम लोगों की वजह से ही आती है। हम लोगों ने रासायनिक पदार्थ का इतना यूज़ किया, पानी में इतना डाला उसको कि जल जो है वो क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। यानी रासायनिक पदार्थों का हमने इतना इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण का मतलब होता है, यही होता है कि जल अपनी गुणवत्ता को खो देता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो किस वजह से आती है वो तो बता दिए। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जल प्रदूषण, वो तो समझ में आ गया। अब है जल प्रदूषण रोकने के उपाय। तो क्या कुछ ऐसा उपाय है जिसकी वजह से जल प्रदूषण को कम किया जा सके? तो हाँ, वैसा उपाय है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे बड़े बड़े नगरों में क्या होता है, गांव देहात में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े नगरों में क्या होता है कि वहाँ का जो कूड़ा करकट, मल आदि जो है वो बहने वाली नदियों में फेंक दिया जाता है
है ना। बड़े बड़े नगर जो हैं या बड़े बड़े शहर, वहाँ के जो कूड़ा करकट है, वहाँ का मल वगैरह है, वो सब कहाँ फेंक दिया जाता है? बहने वाली नदियाँ, यानी कि उस शहर या उस नगर के किनारे से जो नदी गुजरती है उस नदी में ले जाके डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर डाला तो मान लो कि यहाँ से चल के कचरा दूसरी जगह चला गया। अब हमको लगा क्या कि हम तो कचरा साफ़ कर दिए, मतलब एकदम सफाई हो गई, लेकिन नहीं, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया, हमारे यहाँ पर से दूसरी जगह चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो तो प्रदूषण फैला रहा है ना, तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो उसको रोकने का जो उपाय है वो क्या है कि बड़े बड़े नगरों का कूड़ा करकट या मल वगैरह जो है वो बहने वाली नदियों में न डाला जाए। उसी तरह से कल कारखानों में से जो निकला हुआ अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ है उसको कहाँ नहीं डाला जाए? बहने वाली नदियों में नहीं डाला जाए, जल में नहीं डाला जाए। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ को बहने वाली नदियों में या किसी जल वगैरह में नहीं डाला जाए, ठीक है। उसके अलावा तालाब वगैरह है, तो तालाब में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। तालाब में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव अगर हम न करें तो जल प्रदूषित होने से रुक सकता है। जैसे खेतों में भी बहुत ज़्यादा अगर हम रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल न करें, खाद का, तो जल प्रदूषित होने से बचेगा। कैसे? तालाब जो होता है तो वो अक्सर तालाब ऐसा होता है कि खेत वगैरह के अगल बगल में होता है, नहीं होता है, तो वहाँ पे जब हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं या रासायनिक पदार्थ यानी कि खाद वगैरह का जो छिड़काव करते हैं, तो वहाँ से रिस के या तेज़ बारिश होती है तो क्या होता है कि उस खेत का पानी चला गया तालाब में, और तालाब में गया तो साथ में कीटनाशक दवा का असर चला गया। उसके बाद जो हम खाद वगैरह डाले हुए थे, रासायनिक पदार्थ डाले हुए थे, उसका भी असर चला गया कहाँ? तालाब में। पहले क्या होता था कि तालाब में लोग नहाते थे, अभी भी कुछ तालाब ऐसा है जहाँ पे लोग नहाते हैं, लेकिन जो तालाब चौड़ी वगैरह में है जिसमें खेत का पानी वगैरह चला जाता है, तो उस तालाब में नहाने से आदमी का नुकसान हो सकता है, या उस तालाब में जो जीव रहते हैं उस जीव का नुकसान हो सकता है। तो तालाब वगैरह में, खेत वगैरह में कीटनाशकों का, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव न किया जाए, तब जाके क्या हो सकता है कि हम जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं, ठीक है। ये भी एक उपाय हो गया। एक चीज़, परमाणु परीक्षण और रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर देश चाहता है अस्त्रों, अस्त्र शस्त्र हथियार, अस्त्र का मतलब हो गया हथियार, अस्त्र शस्त्र कहते नहीं, हाँ। तो हर देश चाहता है कि हम परमाणु संपन्न रहें, हर देश चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर रहें, हमारे पास परमाणु बम हो कि अगर कोई दूसरा देश वाला हमला करे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहे तो हम वहाँ मार दें परमाणु बम। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था, वहाँ के आज तक जो बच्चे हैं वो सब नंगड़े पैदा हो रहे हैं। हाँ, लगभग 100 साल हो गया, 100 साल पहले डाला गया था, लेकिन 100 साल के बाद भी वहाँ के बच्चे, कोई बच्चे काने, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिमेरिट रहती है, या तो लंगड़ा रहे या काना रहे या दिमाग का कमज़ोर रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब तक इतना ख़तरनाक होता है। तो इन बमों का, जैसे कि परमाणु परीक्षण, परमाणु बम का जो परीक्षण है, कोई बना लिया परमाणु बम, अब वो उसकी परीक्षा करेगा कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बल्ब बना लिया तो अब उसको हम जांचेंगे ना कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। उसी तरह से परमाणु बम जब बना लेता है कोई देश, तो उसका परीक्षण करता है, तो उसका परीक्षण कहाँ करेगा? हाँ, अगर किसी देश पर कर दिया तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा, या अपने देश में परीक्षण कर लिया तो अपना देश पूरा नष्ट हो जाएगा। तो करता कहाँ है? समुद्र में, बहुत दूर समुद्र में ले जाता है और वहाँ ले जाके परमाणु बम का परीक्षण करता है। और जहाँ पे परमाणु बम का परीक्षण किया उस एरिया, उस जगह के पानी को प्रदूषित कर देता है, और वहाँ जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, जीव होते हैं वहाँ, समुद्री जीव वगैरह होते हैं, उन सब का नुकसान हो जाता है। पानी वहाँ का गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इस पर अगर रोक लगाया जाए तो हम पानी को, यानी जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। उसके अलावा मिसाइल वगैरह है, तो मिसाइल वगैरह का परीक्षण भी पे रोक लगाया जाए। कोई अगर बना लिया मिसाइल कि हमारा, कोई भी देश अगर बना लिया कि हमारा जो मिसाइल है वो 5000 किलोमीटर तक मार सकता है, यहाँ बैठे बैठे 5000 किलोमीटर दूर पर जो चीज़ है उसको वो टारगेट कर सकता है, मार सकता है, तो कैसे पता चलेगा भाई कि ये 5000 किलोमीटर जाता है कि नहीं जाता है? तो वो समुद्र में ये करेगा, उसकी परीक्षण कहाँ करेगा? वो समुद्र में करेगा। और जहाँ पे जाके वो फटा, वहाँ का पानी पूरा मतलब प्रदूषित हो जाता है, और उसके बाद वहाँ जो जीव, मछली वगैरह है वो सब मर जाता है।
तो इस दोनों पे रोक अगर लगा दिया जाए तब हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है भारत के जल स्रोत। अच्छा, भारत में जल का स्रोत क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ से भारत में जल उपलब्ध है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है वर्षा। सबसे पहला वर्षा जो है वो एक स्रोत है जल प्राप्ति का। तो इंडिया में जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, हर साल 100 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ बारिश होती है, वहाँ पे वर्षा को जल संसाधन माना जाता है, क्योंकि वहाँ उसी जल से काम चल जाता है, पूरे किसान वगैरह का सबका काम उसी जल से चल जाता है, जहाँ मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक प्रति वर्ष वर्षा होती है। तो वहाँ पे वर्षा जल को क्या मान लिया गया है कि वो जल संसाधन है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हर जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है, इंडिया में हर जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है, तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर कोई दूसरा उपाय लगाया जाता है पानी के लिए। चाहे कुछ भी करे, लेकिन दूसरे स्रोतों से पानी की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और वर्षा जहाँ पे जो वर्षा ही जल संसाधन माना जाता है, यानी कि वर्षा को जल संसाधन मान लिया जाता है, तो जिस इलाके में ज़्यादा बारिश होगी उस इलाके को माना जाएगा, उस इलाके में माना जाएगा। तो केरल है, असम है और बंगाल है, इन सब इलाकों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्येक वर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है वहाँ। ठीक है, इसलिए वहाँ वर्षा को क्या जल संसाधन माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल किसे कहते हैं, जिस जल को हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं उस जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो एक है पहला कि कुआं खोद कर हम निकाल सकते हैं, या नहीं तो नल कूपों के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन ये भूमिगत जल जो है वो निर्भर किस पर होता है, तो ये भी वर्षा पर ही निर्भर है। भूमिगत जल किस पर निर्भर है, वर्षा पर ही निर्भर है। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे गहरा कुआं खोदना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा अंदर यानी 300, 350, 400 फीट तक नल हलाना पड़ता है, तब जाके वहाँ पानी निकलता है। और वहाँ पानी जो निकलता है वो कैसा निकलता है, खारा निकलता है। तो वहाँ खारा जल निकलता है। इसका एक उदाहरण है कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, वहाँ पे पानी अगर तुमको निकालना हो तो अगर कुआं खोद के निकालना है तो बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ेगा। नल से अगर निकालना है तो बहुत डीप अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से पानी निकलेगा तो वो भी पानी कैसा निकलेगा, खारा पानी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। किसका, भूमिगत जल जो है ये उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे मध्य प्रदेश MP में हो गया, उत्तर प्रदेश UP में हो गया, बिहार में भी है, तमिलनाडु में होता है, महाराष्ट्र में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इन सब जगहों पे भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ी सी अब कमी आती जा रही है, यहाँ प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा स्रोत क्या है, नदी। तो नदियों से जो है हमको पानी मिलता है, लेकिन नदियों के पानी जितना जो नदी में पानी आता है उस पानी का सिर्फ 8.5 लीटर यानी कि 8.5% पानी ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। मतलब कि अगर 100 लीटर पानी नदी में अगर आता है तो इस 100 लीटर में से 8.5 लीटर पानी ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। समझ में आ रही है बात। यानी कि हमारा मीठा नदियों में बहने वाला जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है, लेकिन उसका उपयोग हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि उस सब पानी का या ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम उपयोग कर सकें नदी के पानी का। तो उसमें से सिर्फ हम 8.5% पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जितना पानी है वो सारा बह के कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। वो भी खारा बन जाता है, खारा पानी के साथ मिलके वो भी वैसे ही बन जाता है, खारा पानी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नदियों का जो पानी है वो परिवहन के लिए भी उपयोग किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और 1869 अरब घन मीटर पानी जो है नदी का हमेशा औसत बहाव है इसका, ये हमेशा बहकर चला जाता है। प्रत्येक वर्ष इतना घन मीटर पानी, इतना अरब घन मीटर पानी, कितना 1869 अरब घन मीटर पानी बहकर चला जाता है समुद्र में। समझ में आई बात। उसके अलावा और कौन सा मतलब हमारे पास जरिया है जिससे हम पानी लेते हैं, पानी इस्तेमाल में लाते हैं, तो ये है झील, है ना, स्रोत भी कह लो इसको,
जरिया कह लो, है ना, एक ही बात है। तो झील में भी पानी का इस्तेमाल, जो झील में पानी होता है वो मीठा पानी होता है, तालाब का जो पानी होता है वो भी मीठा पानी होता है, और अन्य जलाशय में भी जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है। तो ये दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों दक्षिण भारत में तालाब वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, झील ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। जिस एरिया में वर्षा अधिक होती है उस एरिया के तालाब में हो या झील में हो या अन्य कोई जलाशय है तो उसमें पानी हमेशा पाया जाता है। अपने एरिया का, अपने गांव का देख लो, जितना तालाब था लगभग सब सूख गया, या अगर किसी में पानी रहा होगा तो इतना कम पानी रहा होगा कि मछली भी उसमें ज़िंदा नहीं रह पाएगी, क्या सूख जाता है। यहाँ वर्षा कम होती है इस वजह से, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है ये सब, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद है एक ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी हम पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर किसे कहते हैं? पहाड़ की ऊपरी चोटी पर जो बर्फ़ जमा हुआ होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, और वो धीरे धीरे पिघलता है, वो पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, पिघल कर वो नीचे आता है और जड़ से पानी निकलती है और वो एक नदी का रूप ले लेती है। तो नदी में जो पानी आता है तो कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है। जैसे हिमालय वगैरह से नदियाँ निकलती है उसके जड़ से, तो वो भी हमारा एक स्रोत है। जैसे हिमालय से निकलता है, इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल कि हिमालय से नदियाँ निकलती है, तो वहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पानी पिघलता, बर्फ़ पिघलता है तो वो पानी के रूप में हमारे उपयोग में आता है, ठीक है। लेकिन ये दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। अब इसका उपयोग, पानी का उपयोग कैसे है? तो 84% इसका, जितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसका 84% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या के दृष्टि से कहने का मतलब कि पूरे इसमें पूरे वर्ल्ड में अगर 100% जनसंख्या है तो 17% इंडिया में है। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 आदमी हैं, पूरे वर्ल्ड में 100 आदमी हैं तो 17 आदमी कहाँ हैं? इंडिया में, भारत में। और पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लीटर वर्षा होती है तो अपने यहाँ कितना आता है? 4 लीटर आता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जनसंख्या अगर 17% है, जनसंख्या कितना है? पूरे दुनिया का 17% है, लेकिन जल पूरी दुनिया का 4% है। इसी वजह से जल की कमी हो जाती है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आदमी के हिसाब से। नहीं, अभी पढ़ाए थे इससे पिछले वाले स्लाइड में, ठीक है। अब देख लेते हैं 2-3 नदी के बारे में कि इसका जल का क्या है। तो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का जो जल है स्वतः भंडारित हो जाता है और वो उसका जल 97% जल जो है वो भंडारित रहता है, समुद्र में नहीं जा पाता है। 3% जल ही ऐसा है जो निकल के चला जाता है। उसके बाद गंगा नदी है, तो गंगा नदी का जल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इंडिया में नदियों में जो पानी जो उपयोग में लाया जाता है, नदियों का पानी, तो उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है किस नदी का पानी? तो गंगा नदी का पानी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नुकसान हो जाता है, इसका पानी जो है बहुत कम भंडारित हो पाता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब